बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। क्या इमरान खान को अदालतों से क्लीन चिट मिलने वाली है? सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने अदारों के खिलाफ रिजा सराई की है। उसकी समाअत के लिए एक बेंच तश्कील दे दिया गया है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह दें कि वो दरख्वास्त एक बेंच को समाअत के लिए तफवीज़ कर दी गई है। वो बेंच क्या है और उस दरख्वास्त का नतीजा क्या निकलेगा? और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मनील्ला साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ये अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन ही नहीं रखती। इस पर बात करेंगे। उनकी अदालत में 8 सितंबर को केस लगा हुआ है तौहीन अदालत का, जिसमें दोबारा जवाब दाखिल करना है इमरान खान ने। और क्या वो कोई ज़मीन बना रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं, कोई फ़ज़ा बना रहे हैं कि जनाब मेरा तो ज़हन ही ये है कि कार्रवाई नहीं करनी। इस पर बात करेंगे। और इमरान खान साहब कुछ धमकियां दे रहे हैं। वो धमकियां हैं, एनआरओ है, इस पर हमने कुछ काम किया है, वो भी आपके गोशगुजार करेंगे। और फिर कल के व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2013 में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस जो है वो खारिज कर दिया था। शोकाज नोटिस जो वगैरह उनको हुआ था वो डिस्चार्ज कर दिया था, इसके बावजूद कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के एक फाजिल रुकन से मेरी बात हुई है। वो क्यों डिस्चार्ज किया गया था इमरान खान को उस केस से, क्यों वो दरख्वास्त खारिज हुई थी या वो केस खारिज हुआ था, और इमरान खान को क्यों क्लीन चिट दी गई थी। लेकिन इससे पहले एक दो मौजू और भी हैं। ये पंजाब जो है और सैलाब का जो मामला है, पूरा पाकिस्तान, ख़ास तौर पे 2 बल्कि 3 जो सूबे हैं उनमें बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। सिंध तकरीबन सारा डूबा हुआ। 3 करोड़ लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक। बलूचिस्तान में बहुत बुरा हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बुरा हाल है, लेकिन पंजाब में इतना बुरा हाल नहीं है। जनूबी पंजाब में 2-2.5 अजला हैं यहाँ तबाही आई है। बहरहाल एक गांव भी अगर तबाह हो जाता है, मुसीबत तो बड़ी होती है, उन लोगों से पूछें जिन पर बीत रही है। लेकिन पंजाब ने वो किरदार अदा नहीं किया जो बड़े भाई का किरदार होता है। ये मैं बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब को फुर्सत नहीं है इमरान खान की चापलूसी से। 3 दिन से गुजरात में इंस्पेक्शन करते फिर रहे हैं, मायना करते फिर रहे हैं कि जनाब यहाँ इमरान खान ने जलसा करना है, तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, गुजरात इमरान खान का है, मियाँ वाली से ज़्यादा लीड लेंगे, इमरान खान यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात है किसका, और उस तरफ सारा ध्यान है उनका। ये एक बड़ा अच्छा मौका था पंजाब का। पंजाब में बहुत सारे जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं दीगर सूबों के अपने भाइयों के लिए, लेकिन पंजाब से कोई सरकारी सतह पर उस तरह की इमदादी कार्रवाइयाँ दूसरे सूबों के लिए नज़र नहीं आ रही जैसा कि नज़र आना चाहिए। वो दूसरे सूबे जो हैं वो पहले ही एहसास महरूमी का शिकार हैं। इस बात पे कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है कि जनाब आप क्यों कहते हैं कि दूसरे सूबे एहसास महरूमी का शिकार हैं। और भाई मेरे, ऐसी ही हरकतों की वजह से एहसास महरूमी का शिकार है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं, वो जो इमरान खान साहब हैं, वो कहते हैं जी मैंने 5 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। वो 5 अरब रुपए कहाँ हैं? वो मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि इमरान खान साहब ये वादे शादे बड़े होंगे, लेकिन अमलन जो है रकम वो जो बयान की जाएगी उसका 1/4 भी नहीं होगा। और सरेदस्त यही नज़र आ रहा है। अगर पैसे हैं तो उसका हिसाब दें खान साहब के, जनाब वो पैसे कहाँ आए, कहाँ गए, किन अकाउंट्स में आए, खैबर बैंक में आए, पंजाब बैंक में आए, उनका हिसाब सामने आना चाहिए ना। लेकिन जो इतलात हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो तो खान साहब के जो अदाद शुमार हैं उनके साथ टैली नहीं हो रही हैं। वो तो उसके बरक्स हैं। वो पैसे इतनी बड़ी तादाद में आए नहीं पाकिस्तान में, और ये कह रहे थे बाहर से बड़े पैसे आने हैं। वो टेलीथॉन वाली बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ पंजाब के वज़ीर आला साहब जो हैं वो लगे हुए हैं इमरान खान के लिए। इमरान खान सबसे बड़ा लीडर है, इमरान खान ये कर देगा। ये जो वज़ीर आला साहब है पंजाब के, परवेज़ इलाही साहब, इनकी जो तारीख है, जो माजी है, वो भरा पड़ा है कि जो
ताकतवर होता है, जो इनको इक़्तिदार में ला सकता है, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ के पुल बांध देते हैं। हालांकि आखिरी दिनों में परवेज़ मुशर्रफ के साथ मामलात इनके ठीक नहीं थे। जब बेनज़ीर भुट्टो के साथ एनआरओ हुआ है, वापस लाने की बात हुई है परवेज़ मुशर्रफ की, तो चौधरी शहजाद ने बड़ी कोशिश की थी कि जनाब काफली पे आप हाथ रखें, तो हम आपके साथ रहेंगे, आपकी जितनी ताबेदारी हमने की है कौन कर सकता है। और फिर वर्दी में जब इलेक्ट करवाया गया था दोबारा परवेज़ मुशर्रफ को, तो उस वक्त परवेज़ इलाही साहब का बयान आप देख लें कि 20 मरतबा वर्दी में मुंतखब करवाएंगे, अभी और पता नहीं कितने साल करवाएंगे, इस तरह की बातें। और फिर एकदम पलटा खाया जब पता चला इन्हें कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के तो दाने मुग्गे हुए हैं जनाब, तो फिर ये भाग के जाके जरदारी के कदमों में बैठ गए और जरदारी साहब ने फिर इन्हें एक डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा दे दिया, जो कि आइन में कोई मौजूद ही नहीं ओहदा, लेकिन बहरहाल डिप्टी लगवाना था इन्होंने अपने नाम का। अब ये वही तारीफ़ व तौसीफ़, जब इन्हें वज़ीर आला नहीं बनाया जा रहा था, इमरान खान घास नहीं डाल रहा था, तब ये पीडीएम की जमातों के साथ मिलके पंजाब की वज़ारत आला के ख्वाब देख रहे थे, मामला तय भी हो गए थे, सब कुछ हो गया था। उस वक्त ये कह रहे थे नेपियाँ तब्दील करते रहे हैं, इमरान खान के साथ ये किया एस्टेब्लिशमेंट ने, और इमरान की फ़लाँ जगह मदद हुई, इमरान के हक़ में ये फ़लाँ जगह, और यानी बहुत सारी चीज़ें जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थी। और लग रहा था जनाब ये परवेज़ इलाही साहब तो जनाब कभी ज़िंदगी में इमरान खान के साथ हाथ ही नहीं मिलाएंगे, क्योंकि उनके नज़दीक तो वह एक ऐसा बच्चा है जिसकी नेपियाँ तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब वो उस तरफ लगे हुए हैं जनाब, इमरान खान की तारीफ़ व तौसीफ़। और कल को ये कोई पता नहीं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको भी छोड़ के मोनस इलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब किसी और तरफ निकल जाएं। और मोनस इलाही साहब गुजरात वाले जलसे में फरमा रहे थे कि जनाब इमरान खान हुक्म करें, अगर जब ऐलान करेंगे इस्लामाबाद को बंद करना है तो हम शहबाज शरीफ को यहाँ ही बंद कर देंगे। ओ भाई, वो वज़ीर आज़म है, बहुत सारे अदारे, ताकतवर अदारे जो हैं उनके मतहत हैं, अगरचे उनकी जो मतहती और अफसरी है वो उससे ज़्यादा दोस्ताना किस्म का मामला चल रहा है, बड़ी इफ़ाम व तफ़हीम के साथ वो एक दूसरे के साथ तावन कर रहे हैं। इसी बात की तकलीफ़ है इमरान खान को, तो वो कहते हैं हम बंद कर देंगे। ये सर, अगर इसकी बजाय इमरान खान की बजाय इस पर बड़ी लय दे हो रही है, इमरान खान इस चीज़ पे बड़ा जनाब तपे हुए हैं कि जनाब ये क्यों कहा जा रहा है मैं जलसे ना करूं। भाई पूरी दुनिया में ये होता है कि जब मुसीबतें आती हैं, आफतें आती हैं किसी कौम पे, तो सारे मुतहद हो जाते हैं, जंगों में, ज़लज़लों में, सैलाबों में, और जो आफात हैं उनके एतबार में हमेशा इकट्ठे हो जाते हैं लोग। और ये वाहद बंदा है, मेरे ख्याल दुनिया का वाहद सियासतदान होगा जो यकजहती की बजाय, इत्तेहाद और यगानगत की बजाय ये कोशिश में लगे हुए इंतशार, तकरीरें, गालम गलोच। कल वैसे वज़ीर आज़म साहब ने भी पूरा जो कहा जा सकता था, जो ऑन एयर जा सकता था, वो जो बातें होती हैं, कल हमने विला किया था इमरान खान के बारे में कहा उन्होंने, तो उन्होंने भी बातें की हैं, वो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर है इमरान खान अगर बातें करेंगे तो रद्द-ए-अमल में वो भी करेंगे। और सूबा इनसे संभाला नहीं जा रहा वज़ीर आला साहब से। अब ये चाहते हैं कि हर जगह जो अफसर थानेदार से लेके डीपीओ तक मेरी मर्जी का होना चाहिए। बड़ी शौक से और चाव से ये फैसल शाहकार को आईजी पंजाब लेकर आए। अब सुना है कि इन्होंने कोई भेजी थी लिस्टें कि जनाब ये बंदे यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें। 3-4 सूबे जो है ना, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात, गुजरांवाला, ये 3-4 जो अजला हैं उनको तो अपनी मिल्कियत समझते हैं कि जहाँ मेरी मर्जी का तहसीलदार, पटवारी, थानेदार, एसी, डीसी, डीपीओ मेरे बंदे हों, जिनको मैं कहूँ। अब सुना यह है कि फैसल शाहकार साहब ने कहा कि जनाब जो बंदे आपने लिस्ट भेजी है परवेज़ इलाही साहब, तो वो तो बंदे बड़े नल्ले, नालायक और करप्ट हैं, उनको मैं कैसे लगा दूं। कल को फिर आप कहेंगे सूबे में अमन अमा की सूरत हाल ख़राब हो गई है। वो एक फड्डा पड़ गया, सुना है इख्तियार आईजी का है, ये लिस्ट भेज ही नहीं सकते असूली तौर पे, कानूनी तौर पे। और फिर दूसरी तरफ पुलिस वालों ने डिमांड की हुई थी कि कोई 1193 नई गाड़ियाँ, वो कहते हैं कि हर थाने में नई गाड़ी होनी चाहिए,
कम से कम एक गाड़ी तो ऐसी हो ना जो चलती हो। तो वो पहले तो जो इनके वज़ीर दाखिला हैं वो कह रहे थे जनाब हम हर जो थाना है उस वहाँ एक गाड़ी देने वाले हैं, लेकिन अब ये पता चला है कि वो जनाब वहाँ भी कोई फटा-फुटा पड़ गया है। वज़ारत ख़ज़ाना जो है उसने कोई रौला-शौला डाल लिया है, जनाब इन्नी गाड़ियाँ कित्थों लेके देवांगे असीं, उन्होंने भी सुनिया एतराज़ करता कोई कम शम कर रहे ने। बहरहाल देखिए अब इसमें क्या होता है। परवेज़ इलाही साहब का जो किरदार इमरान खान की चापलूसी में लगे हुए हैं उसका बड़ा नुकसान होगा। दीगर सूबे, ये मैं कह रहा हूँ बड़ा अच्छा मौका था, भाईचारा ज़ाहिर करने का बड़ा अच्छा मौका था कि जनाब हम पे आफ़त और मुसीबत कम है, हमारे पास कुछ वसाइल ऐसे हैं कि हम अपने भाइयों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ये तस से मस नहीं हो गए और फंड्स भी पंजाब बैंक में जितने जमा हो गए वो भी कोई काबिल ज़िक्र जो है वो अमाउंट नहीं है कि जिस पे फ़ख्र किया जा सके। और इमरान खान साहब ने जो सरगोदा वाला जलसा है वहाँ वो बड़ा चर्चा रहा है पूरा दिन कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ बंद कमरे में साजिश हुई, 4 बंदों ने साजिश की, वो जो बंदे हैं उनका मैंने टेप रिकॉर्ड करवा के रख दी है, ऑडियो है जो वीडियो पता नहीं, ये नहीं बताया उन्होंने। और फिर जनाब अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं फिर वो टेप जो है वो मैं कह दूंगा कि जनाब ओपन कर दें। वहाँ ये फैसला हुआ था कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर साइड पर कर देना है। ये बातें उन्होंने की हैं और उन्होंने कहा जी अगर मुझे कुछ हुआ, हाँ फिर और जो बात कर रहे हैं कि अगर मुझे दीवार के साथ लगाया गया तो फिर मैं ये ओपन कर दूंगा, वो तमाम चेहरे कौम के सामने ले आऊँगा जिन्होंने साजिश की अपने ज़ाती मफाद के लिए, मुल्क के ख़िलाफ़, और फिर मेरी अवाम इनको छोड़ेगी नहीं। खान साहब मोनस को मुज़क्कर और मुज़क्कर को मोनस बनाने के माहिर हैं। तो बहरहाल वैसे भी अवाम जो है अब टीवी चैनल्स में उसको मोनस ही लिखते हैं, पाकिस्तान की अवाम, तो खान साहब भी पाकिस्तान की अवाम ही कहते हैं। तो पाकिस्तान की अवाम जो है वो उनको छोड़ेगी नहीं, उन चेहरों को, 4 चेहरे जो हैं पता नहीं कितने चेहरे हैं। अब वो मैंने कोशिश की कि पीटीआई के कुछ लोग जो हैं जो इमरान खान के करीब हैं, कोई टेप शेप का पता चल जाए, तो ये एनआरओ मांगने की एक कोशिश है। और जो 4 बंदों के नाम ले रहे हैं ना, पहले भी ये अपनी निजी महफिलों में बता चुके हैं कि जनाब जो खत आया था अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर का, डोनाल्ड लू वाला, तो वो जनाब एस्टेब्लिशमेंट के पास पहले गया था, आईएसआई के पास गया था और रावलपिंडी जीएचक्यू में गया था, आर्मी चीफ के पास गया था। तो वो जनाब उन्होंने मुझसे छुपाया, फिर वो इसको जोड़ते हैं अपने खिलाफ साजिश से। तो बाकी वो जो मैंने जिक्र किया अपने सोर्स का, बाकी वो कहते हैं कि 3 सियासतदान हैं, एक कोई बड़े फौज के अफसर हैं, ये 2-3 लोग हैं जिनके खिलाफ ये ट्रेंड शेंड भी चलवाते रहते हैं। आप समझ ही गए ना यार किन की बात मैं कर रहा हूँ। और जीएचक्यू में कौन बड़ा है जिसके पास वो जाना था, डोनाल्ड लू वाला जो खत है सफ़ीर वाला। तो ये खान साहब ये धमकियाँ दे रहे हैं। और भाई मेरे, अगर आप इतने ही दिलेर हैं, आप तो कहते मैं डरता नहीं हूँ किसी से, तो करें जुर्रत, बता दें। यही मौका है जहाँ माजी में बड़े लोग ऐलानात करते रहे कि ना मैं ये राज खोल दूंगा, वो राज खोल दूंगा। वैसे तो राज खोलने की बातें करना सिक्योरिटी रिस्क ही है। खान साहब से कुछ और भी बैद नहीं है कि ये कुछ ऐसी बातें भी कर दें, क्योंकि ये वज़ीर आज़म रहे हुए हैं, इनके मुंह से निकली बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी कि जनाब पाकिस्तान तो ये प्लान कर रहा था, पाकिस्तान ये करने वाला था और पाकिस्तान अपने पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा था। इस तरह का भी कोई भी तवक्को की जा सकती है खान साहब से। खान साहब ये धमकी जो दे रहे हैं, ये धमकी इसलिए दे रहे हैं कि मुझे एनआरओ दे दो यार, मुझे दीवार के साथ ना लगाओ, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया, लो जी मैंने गलत बात कर दी थी, यानी ये मुकदमे मेरे खिलाफ खत्म करो, मैं भी अपना मुंह बंद कर लेता हूँ। ये धमकी इसलिए दे रहे हैं। वो कहा ना उन्होंने, अगर जरूरत है तो ले सामने, बता दें सबके सामने। बाद में क्या कि जनाब मुझे पकड़ लिया और फिर वो जनाब टेप सामने आ गई, वो टेप ले सामने जो भी है। तो कहते रहे कि जनाब वो ताकत का मंबा तो रावलपिंडी है, फवाद चौधरी साहब भी ये कहते रहे हैं और इमरान खान खुद भी कहते रहे हैं, जब इक़्तिदार में हैं तब भी ये कहते रहे हैं। और इनको पता है कि ये कैसे इक़्तिदार में आए थे, अब तो ये ढकी छुपी बात ही नहीं है। अच्छा, अब खान साहब ने जो गुजरात में खिताब फरमाया है उसमें इन्होंने अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट दोनों को थोड़ा सा साइड में रखा है। उस तरह की बड़के झड़के नहीं मारी कि जनाब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा।
اور खान साहब ने ये कहा था जब पेशी के मौके पे साफियों ने पूछा कि आप किसको धमकी दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं जलसे में बताऊंगा। जलसे में उन्होंने बता दिया कि वो 4 बंदे हैं जी, और मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें 3 सियासतदान हैं। तो सियासतदान भाई आपके मुखालफिन हैं, उन्होंने तो करना ही करना है, आपके खिलाफ जो भी करना है। कभी ये जरदारी साहब के पीछे पड़ जाते हैं और कभी जरदारी साहब के साथ आप देखिएगा ऐसी इतलात हैं कि शायद ये जरदारी साहब की तारीफें शुरू कर दें किसी वक्त। ये यू टर्न के माहिर हैं, किसी वक्त भी कोई भी ये कर सकते हैं। कभी वो कातिल लीग के साथ भी हाथ मिला लेते हैं, पंजाब के सबसे बड़े डाकू के साथ भी हाथ मिला लेते हैं, एमकेएम वालों के साथ भी हाथ मिला लेते हैं। खान साहब बेतबारे किस्म के सियासतदान हैं, जिनको इसीलिए इन्होंने अपने पत्ते खुद काटे हैं, अपनी जड़ें खुद काटी हैं। वो उनको छेड़ छेड़ के उन्होंने सोच लिया, उनके जहन में ये बात बैठ गई कि खान साहब जो हैं इन्हें तो एतवार नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब ये पीडीएम वालों का तो मैच नहीं जीतने दूंगा, मैच मैं ही जीतूंगा, वही अभी तक उनके दिन से वो नहीं निकला है खिलंडरा सियासतदान। और फिर न्यूट्रल्स और फौज और अदलिया, इसके बारे में तो उन्होंने मुँह बांधी रखा है। बस दहशतगर्दी के मुकदमे का बड़ा इनको फिक्र है और बार बार कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। आप धमकी दे रहे हैं भाई, धमकी दे रहे हैं खान साहब। शुक्र करें कि अदालतों में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो नरम दिल हैं और वो कहते हैं कि तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। तो आपने देखा होगा जस्टिस अतर मनीला साहब की अदालत में कुछ सहाफ़ियों का केस लगा हुआ था, तो वहाँ उन्होंने कहा कि जनाब ये कोर्ट कभी रोकेगी नहीं, आप जो करना है करें, जो कहना है कहते रहें, अदालत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन ही नहीं रखते, कोई गलत कहता है तो कहने दें, फेक न्यूज़ का वाह दल है, मोर स्पीच। तो आज तक हम आइन को पूरी तरह बहाल नहीं कर सके, ऐसी बातें उन्होंने की हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों ने ये तासर लिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो यकीन नहीं रखती तौहीन अदालत के कवानीन पर। कवानीन पर तो यकीन रखना पड़ेगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो उन्हें कलअदम कर दें, आइन से मुस्तअदम डिक्लेयर कर दें और ख़त्म कर दें। और आइन का जो आर्टिकल 204 है तौहीन अदालत वाला, वो किधर जाएगा फिर, उसका क्या करेंगे? अगर आपके अहकामात पर अमल नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे? ये चीज़ें भी हैं ना। वो मेरा ख्याल है वो अपनी ज़ात के हवाले से कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो मर्जी तनकीद करें, मैं जो कवानीन है तौहीन अदालत के उनके तहत कार्रवाई करने का कायल नहीं हूँ। ठीक है, उनकी अपनी ज़ात का मामला है, लेकिन जहाँ पूरी अदलिया का मसला हो, यहाँ जज को नाम लेकर धमकी दी जाए। वो जो राना शमीम साहब हैं गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज, उनके खिलाफ आपने नोटिस क्यों लिया था? वो इसीलिए कि उन्होंने आमिर फ़ारूक साहब का नाम लिया था कि साकिब निसार और जस्टिस आमिर फ़ारूक की गुफ्तगू हुई थी जब साकिब निसार मेरे पास आए हुए थे। तो यही बात थी ना। तो फिर वो भी आप छोड़ देते कि छोड़े यार, क्या बात है, इसकी बात की क्या अहमियत है, छोड़ देते। वहाँ तो आपने नोटिस लिया हुआ है। बहरहाल ये, और कुछ लोगों का ये ख्याल है, तनकीद करने वालों का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो 8 सितंबर के लिए जो रास्ता, ज़मीन, ग्राउंड, फ़ज़ा तैयार की जा रही है कि जनाब अगर हम वो छोड़ देंगे, तो मैंने तो पहले ही कहा था, मैं तो यकीन नहीं रखते इन बातों पे। इमरान खान को अगर छोड़ देते हैं, ये माफ़ी मांगता है या नहीं मांगता। लेकिन दूसरी तरफ से इतलात ये हैं कि ये खुशफहमी है बहुत सारे लोगों की कि इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग को देख के शायद अदलिया इस केस में उनके साथ को रायत करेगी। मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। बहरहाल 8 सितंबर है, देखते हैं। और आपको याद होगा कि मैंने एक वीलाग में ये जिक्र किया था, अर्ज़ किया था कि जो तासर है कि हम ख्याल बेंच वाला सुप्रीम कोर्ट में, वो ख़त्म कर दिया गया है या ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि जो बेंच नंबर 1 है मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल वाला, चीफ जस्टिस वाला बेंच नंबर 1 होता है, उसमें मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को भी शामिल किया गया है और मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह को भी शामिल किया गया है। तो वो एक साहब से मेरी बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने कहा यार चेक कर लें, किसी एक केस के लिए जो स्पेशल बेंच ना हो, इस तरह का देख लें। वो मैंने फिर चेक किया है, ये पूरे हफ्ते के लिए जो कास्ट लिस्ट जारी हुई है, तो ये बेंच नंबर 1 जो है ये यही रहेगा जो मैंने जिक्र किया है। तो अब मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि जो मुख्तलिफ मुकदमात जिनमें सियासी मामलात या सियासी शख्सियात
का जिक्र आ जाता है तो वो बेंच नंबर 1 आमतौर पर सुनता है। तो देखें कोई स्पेशल बेंच बनता है कुछ ऐसे मुकदमात में, फिर पता चलेगा। बहरहाल इतनी बात तो तय है कि जो कहा जा रहा था कि जनाब 2 धड़े हैं और इकट्ठे नहीं बैठ सकते, ये तासर तो कर दिए ख़त्म मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने कि जनाब काजी फायज़ ईसा साहब और उमर रज़ा बंदयाल साहब इकट्ठे नहीं बैठ सकते। ये तो हो गया ठीक। अब एक और मसला है, एक हुसैन फैसल साहब हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान ने जनाब बड़ी अदारों के खिलाफ बकवास की है, शीरी मज़ारी ने भी की है, फवाद चौधरी साहब ने तो यार हदें तोड़ देती हैं। वैसे बिल्कुल ही डर खौफ नहीं है इन्हें तो फवाद चौधरी साहब को। अच्छा, उसके लिए जो दरख्वास्त है, इसकी समाअत के लिए जो बेंच बना है वो है मिस्टर जस्टिस एजाज अल एहसन और मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब पर मुश्तमिल। ये बेंच 8 सितंबर को उस दरख्वास्त की समाअत करेगा। तो मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब वही हैं जिन्होंने नोट लिखा था कि जनाब जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। जब वफाकी हुकूमत ने कुछ तबादले तबूदले कर दिए थे, नैब कवानीन में तरमीम की बात आ गई थी, कोई हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमे में प्रोसिक्यूटर ने कोई बयान दे दिया था अजीबो-गरीब किस्म का, जो साबिक़ प्रोसिक्यूटर था, जो फवाद चौधरी साहब का बड़ा ताबेदार किस्म का प्रोसिक्यूटर था, तो उस पे जनाब उन्होंने फिर अहकामात भी जारी किए, कुछ तबादले भी रोके, कुछ और काम भी किए। ECL वाला मामला भी ज़ेर बहस आया वहाँ उस बेंच में। तो एजाज अल एहसन साहब बहुत सारे बेंचों में आपको पता है कि जिनको कहते हैं हम ख्याल जजेस जो हैं, एक जैसे सोच रखने वाले जजेस जिनमें इख्तिलाफ यानी कम होता है फैसलों में, एजाज अल एहसन साहब उनमें शामिल रहे हैं, निगरान जज रहे हैं। और उनके बेटे की पिछले दिनों कोई ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड चलता रहा है। तो ये बेंच है जो समाअत करेगा। अब इसमें एक सबसे बड़ा जो हथियार है दरख्वास्त मुस्तरद करने का अदलिया के पास, आला अदलिया के पास, वो ये है कि भाई जी आप मुतासरा फरीक नहीं है, लोकस स्टैंड ही नहीं बनता आपका, आप किस सीए से मुंह उठा के अदालत में आ गए, आपको क्या फ़र्क पड़ा इससे? अगर इमरान खान ने फ़ौज को, अदलिया को बुरा भला कह दिया है तो आपको क्या तकलीफ़ है? आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा। ये एक आसान सा तरीका है जिसकी बुनियाद पर दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। और 2 रुकनी बेंच का मतलब ही ये है कि अभी अदालत ने ये फैसला करना है कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है भी या नहीं। ये सारा मामला है। अब आप समझ जाएं मामले को। और मैंने ये अर्ज़ किया था कि अगर बेंच नंबर 1 से हटकर किसी बेंच में ऐसे मामला जाते हैं तो सवाल फिर वही उठेगा कि यही बेंच क्यों, हम ख्याल बेंच, ये जो तासर है ये ख़त्म नहीं होगा। अब देखें 8 सितंबर को क्या बनता है। अच्छा यार, अहम बात तो रह गई, वो जो कल मैंने जिक्र किया था अपने व्लॉग में कि मिस्टर जस्टिस अनवर नज़ीर जमाली की सरबराही में बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म की थी। हालांकि इमरान खान ने कोई माफ़ी शाफ़ी भी नहीं मांगी थी। उस बेंच के एक रुकन है, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा जनाब ये आपने क्या किया? आपकी ऑब्जर्वेशन जो हैं वो तो ऐसी थी कि जनाब इमरान खान ने जो रवैया इख्तियार किया है, जो शर्मनाक की बात की है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ये क्या हुआ था? तो उन्होंने कहा जनाब कुछ नहीं हुआ था। असल में वो कहते हैं कि कुछ मामलात पे बेंच जो है एक पॉलिसी बना लेता है। वो उस वक्त पॉलिसी ये बना ली गई थी कि बर्दाश्त और तहम्मुल की, कि तौहीन अदालत के जो केसेस हैं उनमें तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना है और मामले को ज़्यादा लटकाना नहीं है। वो कहते हैं कि कम से कम मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अनवर ज़हीर जमाली साहब जो हैं वो इमरान खान को शायद पसंद करते थे, एक और जज साहब भी थे बीच में। तो वो कहते हैं कि लेकिन वो जो मुशावरत हुई थी उसमें यही हुआ था कि जो केस ऐसे तौहीन अदालत के मुकदमात हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, अपने इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बर्दाश्त और तहम्मुल वाले को। वो कहते हैं कि बाबर अमान वाला केस भी जो था वो हमारे सामने था, उसको भी ख़त्म करने वाले थे हम, लेकिन उस दिन अटॉर्नी जनरल साहब गैर हाज़िर थे, जिसकी वजह से फिर वो बाद में दूसरे बेंच में गया और बाबर अमान के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म हो गई। वो कह रहे थे वो एक पॉलिसी थी, जैसे अदालतें जो हैं आला अदलिया में एक पॉलिसी बन जाती है कि जनाब जो अबूरी ज़मानत के लिए कबल गिरफ्तारी के लिए आता है उसको
7 दिन की कुछ अदालतें दे देती हैं, एक पॉलिसी के तहत कुछ 3 दिन की दे देती हैं, पेशावर वालों ने तो 21 दिन की दी हुई है। ये इस तरह का वो कहते हैं मामला था। वो उस वक़्त वो कहते हैं कोई इसमें गड़बड़ नहीं थी। उस वक़्त नेक नीति के साथ हमने अपने बर्दाश्त और तहम्मुल वाला जो इख्तियार था उसको इस्तेमाल किया था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।